हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखा गया। बीजेपी 10 से 5 लोकसभा सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस ने 5 सीट हासिल की। इनेलो और जेजेपी दोनों ही दलों का शर्मनाक प्रदर्शन रहा। लिहाजा हरियाणा में सियासी पारा अब भी हाई है, क्योंकि करीब 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में लोकसभा चुनाव परिणाम का क्या है विधानसभा कनेक्शन, तमाम राजनीतिक दलों की स्थिति और चुनौतियां क्या कुछ है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक उठापटक थमी नहीं है। पिछली बार क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी 5 सीटों पर खिसक गई, तो पिछले लोकसभा चुनाव में खाता भी ना खोल सकी कांग्रेस 5 सीटों पर जीत और 3 पर कड़ी टक्कर से बेहद उत्साहित है। लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की कुल 10 सीटें, जिसमें बीजेपी के पाले में 5 और कांग्रेस के पाले में भी 5 सीटें आईं। जेजेपी हर सीट पर जमानत जब्त हुई, तो वहीं इनेलो की भी हर सीट पर जमानत जब्त हुई। वहीं सीटों के अलावा वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी को 46.11%, कांग्रेस को 43.67%, इनेलो को 1.74% और जेजेपी को 1% से भी कम 0.87% पर संतोष करना पड़ा। जाहिर है लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों ही कम हुए हैं। 2019 के चुनाव में जहां बीजेपी के खाते में सभी सीटें थीं, हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लिहाजा बीजेपी इस प्रदर्शन को दोहराने का दावा जरूर करती रही, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। साथ ही कांग्रेस अभी से 70+ का गोल सेट कर जीत का दम भी भर रही है। वहीं बीजेपी भी फिर सत्ता में आने का दावा कर रही है। उधर इनेलो और जेजेपी अस्तित्व बचाने की जल्दोजहद में जुटे हुए हैं। न्यूज डेस्क। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी 5 सीटों पर हार को लेकर मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव परिणाम पार्टी को झटका देने वाला है। अब चुनावी लड़ाई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। इसे लेकर बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव परिणाम पार्टी को झटका देने वाला है, क्योंकि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर के बाद अब चुनावी लड़ाई विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही 5 सीटों पर जीत मिली है। पिछले बार के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हरियाणा में भाजपा के 5 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। इसमें से रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा तो भाजपा के सिटिंग सांसद थे। उन्हें दीपेंद्र हुड्डा ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। इनके अलावा सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा ने सिटिंग सांसद रमेश चंद्र कौशिक के टिकट काटकर पार्टी के एमएलए मोहनलाल बडौली को टिकट दी थी। उन्हें कांग्रेस कैंडिडेट सतपाल ब्रह्मचारी ने हराया। वहीं हिसार से नायब सैनिक ऊर्जा और जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला को भी हार का मुंह देखना पड़ा। सिरसा से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर अशोक तंवर को भी हार का सामना करना पड़ा। अम्बाला से बंतो कटारिया को मुलाना से कांग्रेस एमएलए वरुण चौधरी ने चुनाव हरा दिया। अब आगामी विधानसभा चुनाव होने से उस लिहाज से देखा जाए तो पार्टी के पास कई चुनौती है। पार्टी के सामने एंटी इनकम्बेंसी, कई जगहों पर जनता की नाराजगी खुलकर सामने आई। सत्ता विरोधी लहर देखने को मिली। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा रहा। सिटिंग सांसदों को बदलना कारगर नहीं रहा। चुनाव में भीतरघात से बचने की चुनौती, मंत्रियों की जीत की चुनौती, क्योंकि 2019 में मंत्री हारे थे। पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप लोग विश्वास करें इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस का ये जो एक चौथा प्रचार है सरकार बनाने का, उनके घर में तो जिस प्रकार की खिचड़ी पकती अपने को पता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं। जनता से प्यार, जनता का आशीर्वाद ये अपने को लेना और आप काम में आगे बढ़ जाएं। एक तरफा सरकार अगर कोई बनेगी तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं लोग। अरे कभी भी कांग्रेस ने गरीब लोगों का वोट ले लिया,
वोट लेकर के उनका शोषण किया है, उनके चक्कर कटवाए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, हमारे ऐसा परिवारजन बैठा है, इन कांग्रेसियों के चक्कर कटवा दो, बात मानाओ किसी की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, कई सीटों पर मंथन करने की आवश्यकता है और मंथन किया भी जा रहा है और जनता के बीच जाने की भी आवश्यकता है। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद नायब सैनी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। जिसमें 10 को मिलेंगे, कोई भी नहीं होगा। ये तो गंदा अपने अंदर ही क्या करेंगे, बड़ी दुख की बात है। ये सारा कुलदीप भी था, वो ये पनियार भी था। बिल्कुल, ये बड़ा दुख हुआ, हम तो घर से बाहर नहीं निकले। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं निकल गया बाहर, कोई बात नहीं, तो हो गया। आगे की लड़ाई 3 महीने बाद फिर आ गया। ये वो तो है ही। और किसी की बैटिंग कराए, कोई बात नहीं, अपना तो चुनाव अब हो रहा है। नहीं सर जी, हम तो अपने भाई इलेक्शन से आपके पीछे लगे हुए हैं। मंजूर बराला ये सारों ने जो नाश करा है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल ही सिंचाई कराऊंगा, चिंता ही नहीं करो, माफ नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ये तो सभी ने गद्दारी की हमारे साथ। दीपेंद्र हुड्डा, जब वो काउंटिंग हो रही थी, जो बैलेट काउंटिंग वाला जो सेंटर था, आरओ सेंटर, जो डीसी जो आरओ है उसमें काउंटिंग सेंटर में, तो मैं पहुंच गया था करीबन 8 बजे काउंटिंग सेंटर। तो मेरे बाद जो है, मेरे बाद दीपेंद्र हुड्डा जी आए काउंटिंग सेंटर में। तो मैंने उनको कहा, मैं भाई ये क्या ये सांस चढ़ा रहे हो, छक्का बोगस डाल रहे हो, ये भी क्या ये सांस चढ़ा रहे हो। बोला बोगस की बात नहीं है, बोला जो पार्टी के, आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं थी, उसने कहा मैं गंगा जल उठा करके कह सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं कि भी जो आपके जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं थी, उनने हमारी ठोक करके मदद की। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है, वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने जरूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। सर, कोई विधायक है, पूर्व विधायक है या फिर कोई पदाधिकारी है पार्टी के? पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा में पॉलिटिकल पारा हाई है। एक तरफ दल अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की दावेदारियां भी तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों में चुनाव के दौरान की गुटबाजी और भीतरघात खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी में सोनीपत, रोहतक और हिसार उम्मीदवार अपनी हार को लेकर अपनों पर वार कर रहे हैं। जाहिर है विधानसभा चुनाव में समय कम ही बचा है। लगभग सभी दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सभी दलों के सामने कई तरह की मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी हैं। कैसे दल इनसे पार पाते हुए विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी कैसे इस चुनौती से निकल पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो डेस्क, हरियाणा न्यूज। इधर हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है। इस पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटने का दावा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास भी कुछ चुनौती है, जैसे कि गुटबाजी है, संगठन का निर्माण होना। इसके बिना कांग्रेस कैसे चुनाव मैदान में उतरेगी और दावों पर कितना खरा उतर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस पर 70 पार का नारा दे रही है। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस के मतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये स्थिति तब है जब कांग्रेस ने पिछले चुनाव में एक भी लोकसभा सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। इस बार के चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही कांग्रेस ने 46 विधानसभा सीटों पर भी बढ़त हासिल की है, जिसे लेकर कांग्रेस के रणनीतिकार काफी उत्साहित हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि कांग्रेस ने किस सीट पर पिछले साल की अपेक्षा कितनी बढ़त बनाई है। कांग्रेस का 2019 की तुलना में बढ़ा वोट प्रतिशत।
अंबाला में 18.6% ज्यादा वोट, भिवानी में 21% ज्यादा वोट, फरीदाबाद में 20.3% ज्यादा वोट, गुरुग्राम में 11.6% वोट बढ़ा, हिसार में 33% वोट बढ़ा, करनाल में 18% वोट बढ़ा, रोहतक में 16.4% कांग्रेस का वोट बढ़ा है, सिरसा में 24.7% वोट बढ़ा है। बात अगर सोनीपत की करें तो 11.4% वोट यहां पर बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से तमाम पार्टियों को मंथन करने पर मजबूर कर देते हैं। एक तरफ तो सत्ताधारी दल ने यहां 5 सीट गंवा दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस 5 सीट हासिल करने में सफल रही। तो लेकिन मंत्रणा करने की जरूरत तो कांग्रेस को भी है। कांग्रेस 5 सीटों पर जीतकर अब विधानसभा में चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रही है और 70+ सीट जीत का दावा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। उदय भान कहते नजर आए कि तमाम कार्यकर्ता प्रचार में जुट गए हैं और सब कमेटी का जिक्र भी उदय भान ने किया। बड़ा सवाल ये है कि बिना संगठन के कांग्रेस चुनाव में कैसे उतरेगी और गुटबाजी कांग्रेस पर हावी है, तो ऐसे में कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी। सिरसा सांसद कुमारी सैलजा इस बार 85 पार का नारा देती हुई नजर आई। लोग चाहते हैं हरियाणा के छत्तीस बिरादरी की भाई आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। प्रभावित उन नारों से होते हैं जो लोगों के मन के नारे हों, खाली अपने सुविधा के नारों से प्रभावित नहीं होते। अपने आप ही घर में बैठ जाए 75 पार, कोई कहेगा 400 पार। मैंने कहा था 400 पार कहते थे, आप बार बार में से पूछते थे। मैंने कहा था वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। पूरी तरह से अब आप देखोगे कि पूरे इस विधानसभा में जो हमने कहा है कि भाई लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, पूरी तरह से बीजेपी का साफ होना निश्चित है और कांग्रेस पार्टी कम से कम 70+ सीट अर्जित करके हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से 70 पार कांग्रेस पार्टी का, 70 पार भी आएगा, 75 पार भी आएगा। मैंने पहले भी कहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लुप्त हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुक्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, वो मैं हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और जिस तरह खामी है 4-5 सीटों का गुंजाइश होता है, लेकिन हमें विश्वास है कि 85 सीटों तक हम पहुँच जाएंगे। तो मोदी जी की सरकार जो बनी है बैसाखियों पर बनी, 400 पार का नारा दिया, 370 का, अभी 250 भी नहीं है। तो ये तो सामने आ गई ये बात। अब देखते हैं, वक्त बताएगा। हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमें ध्यान देना है अपने कार्यकर्ता को, ना कि अपने परिवार को। मिल रहा है और आपको जो आपके कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका विधानसभा लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपकी ओर से कौन सी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां जो की जा रही है? आपको बहुत सी बातें कर रही है, ये सारी बातें देखो, हमारी इच्छा है सेवा करने, हमारी इच्छा है सरकार बना दो। कुछ फैसले होते हैं जो हमें हाईकमान को छोड़ने चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते ये फैसला हाईकमान पर लेना चाहिए। अगर बात करें कांग्रेस की गुटबाजी की, तो टिकट आवंटन से लेकर चुनाव प्रचार तक और परिणाम आने के बाद से ही कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से टिकट वितरण में खामियां निकालते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं रावदान सिंह हार के बाद भीतरघात की बात कहते नजर आए। हालांकि किरण चौधरी कई बार रावदान सिंह पर निशाना साधती हुई नजर आई है, क्योंकि उम्मीद थी कि श्रुति चौधरी को टिकट मिलेगी, लेकिन श्रुति चौधरी का टिकट काटकर भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और रावदान सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैंडिडेट हम कैसे तय करते हैं, कुल पार्टी लड़ाती कैसे है, ये भी बातें बहुत सी हैं। राज्य की कमजोरी आपने देखी, सो कॉल्ड सीएम सिटी पहले भी थे, आज भी हो आप, लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों सीटें भी जीत जाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ रह करके भी और उसमें दगा करना चाहते हैं, उन लोगों के चेहरे जनता जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, और वो आने वाले समय के अंदर इस बात की पहचान भी करेंगे कि वाकई में किस आदमी ने क्या किया। आप मानते हैं जी पार्टी के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं भितरीघात हुआ है? ये तो हुआ ही है, कौन नहीं जानता इस बात, सब जानते हैं इस बात। देखो, हर पार्टी में चाहे वो भाजपा, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनएलडी है, चाहे जसपा है,
चाहे और भी पार्टियां हैं, चाहे हमारी पार्टी है, हर पार्टी में काले भेड़िए होते हैं। बड़े नेताओं को उनकी पहचान करके जो सिर्फ अपने लिए वोट मांग सकते, दूसरे के लिए नहीं मांग सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ सर इस बारी? हाँ, थोड़ा बहुत होता रहता है। आपके चुनाव प्रचार बढ़िया रहा, आपने खूब बड़ी मेहनत करी, कई किलोमीटर आप सवेरे निकल जाते थे, लेकिन कई लीडर नहीं आए आपके साथ सहयोग में। जिस तरह का सहयोग आपको मिलता तो काफ़ी बदलाव हो सकता था, आप मानते हैं? जो नहीं आए उनको भी खुद सोचना चाहिए। वो ये तो चाहते हैं सरकार हमारी बने, लेकिन फलाना एमएलए नहीं बनना चाहिए, ये सोचने वाले स्वार्थी लोग होते हैं। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कैप्टन अजय यादव ने भी बयान दिया और कहा कि 70 पार कांग्रेस पार्टी हरियाणा में करेगी। कैप्टन अजय यादव का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गुरुग्राम से उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी। टिकट न मिलने पर इन्होंने भी कई बार भड़ास अपनी निकाली है। लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं वो असेंबली के अलग मुद्दे हैं। यहाँ की जो नेता है बहुत ही बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मेरा ये मानना है कि असेंबली में मुद्दे अलग होते हैं और उसमें मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार 70 पार जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में करेगी। कांग्रेस द्वारा 70 पार का नारा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने के बाद भाजपा ने भी 75 पार का नारा दिया था, लेकिन तब ये विधानसभा चुनाव में सिर्फ 40 सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि ये आंकड़ा बहुमत से 6 सीटें ही कम था, लेकिन जेजेपी के 10 और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से बीजेपी ने प्रदेश में दूसरी बार अपनी सरकार बना ली थी और उसके बाद गठबंधन भी 4.5 साल के लगभग बाद टूट गया। अब भाजपा के 75 पार के तब के नारे के समानांतर कांग्रेस ने इस बार 70 पार का नारा दिया है, जिसे धरातल पर साकार करने के लिए कांग्रेस ने कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बिना संगठन और गुटबाजी के साथ कांग्रेस इसे लेकर कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करना बेहद जरूरी है। अभी भी हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा वर्सेस एसआरके में बटी हुई नजर आती है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भी कुछ बयानों से ये साफ होता है कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है। कहीं इसका फायदा एक बार फिर से बीजेपी को ना मिल जाए। वहीं बीजेपी को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है क्योंकि 5 सीट बीजेपी ने गंवा दी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अभी तमाम बूथों पर मंथन किया जा रहा है कि हार का कारण क्या है। विधानसभा चुनाव में इसे फुलफिल करने की कोशिश भी की जाएगी। ये तमाम तरह के बयान है, लेकिन कांग्रेस का जो नारा है वो 70 पार का हो चाहे 85 पार का हो, वो अपने आप में बेहद खास है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस उसमें किस तरह का प्रदर्शन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर जेजेपी 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाली पार्टी, जिसने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन हर जगह जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में पार्टी की चौतरफा दुर्गति हुई है। सभी 10 सीटों पर जेजेपी उम्मीदवारों का हाल आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले इनेलो में 2 फाड़ हुई, तब बनी जेजेपी। लोकसभा चुनाव 2019 में सभी सीट हारने के बाद दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती। प्रदेश सरकार में सहयोगी बनी। करीब 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगा और अब फिर हुई लोकसभा चुनाव में असली अग्नि परीक्षा, तो हर सीट पर जमानत जब्त हो गई। चुनाव परिणाम में भी जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ा। जेजेपी में भी 2 फाड़ के हाल देखने को मिले। जैसे ही गठबंधन टूटा, जेजेपी के विधायक बीजेपी के शपथ के समय नजर आए। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन से बीजेपी ने किनारा किया तो इनके विधायक बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। लोकसभा चुनाव में जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा, रामकुमार गौतम ने भी पीएम की तारीफ कर बीजेपी का समर्थन करने के संकेत दिए थे। देवेंद्र बबली ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया। ईश्वर सिंह के बेटों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत बड़ी संख्या में नेता पार्टी छोड़ गए और भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। मैं रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से विधायक, और ये कहना चाहते हैं कि जब से सरकार बनी है तब से हमारा समर्थन साथ रहा है और रहेगा। और आज भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की, हम दोनों आज बैठे हैं। आज भी हमारा सरकार की नीतियों जो काम कर रहे हैं, जनहित के विकास कार्य कर उनकी नीतियों से प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए हमारा समर्थन सरकार के साथ रहेगा। 5.5 साल पहले विधायक बने
और हम अलग पार्टी से विधायक बनकर आए। मैं तो खासकर बीजेपी में ही था, बीजेपी की रीति और नीति और काम करने के तरीके को जानता हूँ। तो इसीलिए बहुत अच्छा हुआ कि जननायक जनता पार्टी ने भी सरकार में हिस्सेदारी की और समर्थन किया। जब से मतलब जो है सरकार में समर्थन किया और सरकार ने कार्य किया, उन कार्यों से प्रभावित होकर जब ये जेजेपी और बीजेपी अलग अलग हुए तो मैंने उसी दिन भी ये कहा था कि मैं सरकार के साथ हूँ, क्योंकि सरकार के काम करने के तौर तरीके और सरकार की नीतियाँ बहुत बढ़िया हैं। इसलिए और आज भी हम दोबारा से यहाँ पर आए हैं, हम दोनों जेजेपी के विधायक हैं और सरकार के साथ हैं। और सरकार जब तक है, ये लगभग जो है 5 महीने और बचे हुए हैं, तो हम सरकार के साथ रहेंगे। ईमानदारी से कहता हूँ, पूछ लेना। जिस दिन मुझे ये कह के भी गया कि जी आपने इलेक्शन लड़ना है, हल्का संभालो, उसके बाद भी मैंने कहा भाई थारे परिवार वाले को लड़ाओ, किसी को लड़ाओ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन जिन हालात में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ गया, मुझे पता नहीं था। एक चक्कर था, एक सीढ़ी थी कि भाई इसको टिकट दे दो, कई सीटा में रामड़ मार दोगे। वो तो अपने मकसद में पूरा कामयाब हो गए। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राम कुमार गौतम ने उगारू। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जैसे ही टूटा, पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। और अब चुनाव परिणाम के नतीजों में इतनी बुरी हालत जेजेपी की हुई तो पार्टी नेताओं ने माफी मांगनी शुरू कर दी। पिछले विधानसभा चुनाव में अधिकतम दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे 10 सीटों पर जेजेपी को जीत मिल गई थी। लेकिन इस बार पार्टी पदाधिकारी और सिटिंग विधायक तक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, अगर हम बात इनेलो की करते हैं तो इस बार के लोकसभा चुनाव में इनेलो का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है। अभय चौटाला को भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में एक दौर हुआ करता था जब हरियाणा की सियासत में इनेलो की तूती बोलती थी, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो इनेलो इस बार के चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के साथ साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जितना शर्मनाक प्रदर्शन इनेलो को देखने को मिला है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि पार्टी अपना चुनाव चिन्ह भी खो देगी। पार्टी जब से दो फाड़ हुई है, तब से चुनावों में प्रदर्शन गिरता ही जा रहा है। इस बार इनेलो के बाकी उम्मीदवारों की ही नहीं, बल्कि परिवार के 2 सदस्य अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े। सभी की जमानत जब्त हो गई। खुद अभय चौटाला भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सभी 10 सीटों का हाल आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र सीट की। अभय चौटाला इनेलो से उम्मीदवार रहे। कुरुक्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा। इनका प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। कुल 78,708 वोट इन्हें मिले। मात्र 6.53% वोट इन्हें मिला। तो वहीं परिवार की ही एक और सदस्य सुनैना चौटाला को इनेलो ने हिसार से चुनावी मैदान में उतारा। हिसार में वो भी चौथे स्थान पर रही। सुनैना को कुल 22,303 वोट मिले, यानी इनेलो को 1.9% वोट हिसार में मिले। उनकी जमानत जब्त हो गई। सिरसा इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन यहां इनेलो उम्मीदवार संदीप वाल्मीकि 92,453 वोट ही ले पाए। अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इनेलो को यहां 6.82% वोट ही मिले। अंबाला में इनेलो उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह चौथे स्थान पर रहे। उन्हें 8,986 वोट ही मिले, यानी इनेलो को यहां भी 1.75% वोट ही मिल पाए। फरीदाबाद में भी पार्टी का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। इनेलो उम्मीदवार सुनील तेवतिया को कुल 8,085 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहना पड़ा, यानी इनेलो को यहां तो 1% से भी कम 0.55% वोट ही मिले। इनेलो उम्मीदवार सुराफ खान भी गुड़गांव में कुछ कमाल नहीं कर पाए। ये 5वें स्थान पर रहे। इन्हें 4,917 वोट ही मिले, यानी पार्टी को गुरुग्राम में कुल 0.31% वोट ही मिला। सोनीपत से उम्मीदवार अनूप सिंह भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। इन्हें कुल 11,523 वोट मिले, यानी पार्टी को यहां भी 1.03% वोट ही मिल सके।
लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा। ज्यादा बुरा इसलिए भी क्योंकि जब से इनेलो दो फाड़ हुई है तब से अब तक किसी भी चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता ही जा रहा है। सबसे पहले जींद उपचुनाव में पार्टी को बुरी हार मिली, फिर लोकसभा चुनाव 2019 में भी पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। विधानसभा चुनाव 2019 में भी सिर्फ एक सदस्य अभय चौटाला विधानसभा पहुंचे। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा देकर अभय चौटाला ने माहौल बनाने की कोशिश की। उपचुनाव में फिर से चुनाव जीते, लेकिन बहुत कम मार्जिन के साथ और विधानसभा पहुंचे। लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी को प्रदेश में सिर्फ 1.74% वोट ही मिल सका और अभी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन आगामी विधानसभा चुनाव में भी रहा तो फिर पार्टी का क्षेत्रीय स्तर की पार्टी होने का दर्जा और चुनाव चिन्ह भी पार्टी से छीन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।